गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जो क्वेश्चन आंसर है जो भी लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के ही हैं और ये वेस्ट वाटर पर डिपेंड करते हैं, यानी वेस्ट वाटर के पोर्शन से ही हैं। हो सकता है कि अभी आपको उतना ये क्वेश्चन आंसर समझ में ना आए। जैसे जैसे वेस्ट वाटर का लेक्चर सारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, आपको सारे क्वेश्चन सब समझ में आने लगेंगे कि कैसे और कहाँ से लिए गए हैं, मतलब कैसे कैसे इसको बनाया गया है। लेकिन प्रैक्टिस भी तो बहुत ज़रूरी है, तो धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस भी सारे क्वेश्चन को करना रहना बहुत ज़रूरी है। केवल थ्योरी तो आनी नहीं है एग्ज़ाम में, तो थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं साथ में। अब उतना भी समझ में नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ना आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, फॉर डिज़ाइन ऑफ सीवर्स परसेंटेज ऑफ सीवेज डिस्चार्ज इज एज्यूम्ड। कह रहा है जब सीवर को हम डिज़ाइन करते हैं तो जो परसेंटेज ऑफ सीवेज डिस्चार्ज कितना एज्यूम किया जाता है, कितना मतलब लगभग माना जाता है। देखो ये वाला जो सीवर डिज़ाइन है, इसको भी हम लोगों ने कितने टाइप के सीवर होते हैं और कौन कौन से सीवर में मतलब हम लोग प्लानिंग में से बनाते हैं, हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था। वीडियो लेक्चर मैंने दिया था, उसका पीडीएफ अभी दे देंगे, तो उसमें आप पीछे वीडियो में पढ़े हैं तो उसके हिसाब से भी डिज़ाइन ऑफ सीवर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि फॉर डिज़ाइन ऑफ सीवर्स परसेंटेज ऑफ सीवेज डिस्चार्ज इज एज्यूम्ड। कह रहा है कि किसी सीवर का डिज़ाइन करने के लिए परसेंटेज ऑफ सीवेज कितना माना जाता है, मतलब कितना डिस्चार्ज होता है, कितना इसको माना जाता है। ठीक है, हिंदी में बता रहे हैं कि किसी सीवर की जब कहीं पे सीवर लगाया जाता है, सीवर पाइप बिछाए जाते हैं किसी सिटी में, तो सीवर को डिज़ाइन करने के लिए मतलब लगभग या फिर कितना माना जाता है कि सीवर डिस्चार्ज होगा, परसेंटेज ऑफ सीवेज डिस्चार्ज कितना माना जाता है। तो सही आंसर है हमारा। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए 65 से 70%, बी 70 से 75%, सी 75 से 80%, डी 85%। तो सही ऑप्शन है सी 75 से 80%। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रिट चैम्बर्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आर जनरली क्लीन्ड आफ्टर। क्या जो ग्रिट चैम्बर होते हैं ना सीवर में, तो उनको कितने टाइम के बाद में क्लीन करा जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना हिंदी में भी। जो ग्रिट चैम्बर्स होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बनाए जाते हैं जो सीवेज को ट्रीटमेंट करने के लिए, तो उनको कितने टाइम के बाद में क्लीन किया जाता है। तो ऑप्शन है ए 2 डेज, बी है 7 डेज, सी है 12 डेज, डी है 14 डेज। तो सही आंसर है हमारा डी 14 डेज। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी 1.5 मीटर बटे सेकेंड इज एडॉप्टेड इन ड्रेन्स। कह रहा है कि जो मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी यानी कि मतलब पानी का जो बहाव होता है, पानी में जो तेज़ी होती है ना, बहाव कितने मतलब तेज़ी से पानी को उसमें बहाव होना चाहिए, ड्रेन्स में कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विद वेट्स ऑफ रॉक्स एंड ग्रेवल्स, मतलब इसको बहाव को कैसे तेज किया जाता है, इतना 1.5 मीटर बटे सेकेंड कैसे बनाया जाता है। ए है विद वेट्स ऑफ रॉक्स एंड ग्रेवल्स, मतलब उस पर कुछ कंकड़ पत्थर बिछा के उसके अंदर। बी लाइन विद स्टोन, स्टोन के लाइन में करके। सी है बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों हैं। डी कह रहा है नदर ए नर बी, ना तो ए है ना ही बी है। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, ए भी है और बी भी है, यानी कि दोनों काम किए जाते हैं। हमें उसका पानी का जो बहाव है सीवर में उसको तेज करने के लिए ड्रेन्स में नाले में हमें क्या करना पड़ता है, दोनों काम ए और बी वाले करने पड़ते हैं। आगे चलते हैं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सीवेज इन इंडिया इज। कह रहा है जो लगभग तापमान होता है, एवरेज तापमान जो है सीवेज का इंडिया में कितना है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए 10 सेंटीग्रेड सी, बी 15 सेंटीग्रेड सी, सी 20 सेंटीग्रेड सी, डी 25 सेंटीग्रेड सी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 20 सेंटीग्रेड सी। ठीक है ना, हिंदी में भी समझ में आ ही रहा होगा लगभग। ना आ रहा हो तो कमेंट में बताइएगा, वैसे मैं हिंदी का भी इसका वीडियो बनाऊंगी ही।
5वां नंबर कह रहा है काउल इज प्रोवाइडेड एट, कह रहा है काउल कब दिया जाता है, यानी कहाँ दिया जाता है। ऑप्शन है ए लोअर एंड ऑफ वेंटिलेटिंग कॉलम, बी कह रहा है अपर एंड ऑफ वेंटिलेटिंग कॉलम, सी कह रहा है अपर एंड ऑफ द मेन होल, डी कह रहा है फर्स्ट स्टेप इन मेन होल। तो हिंदी में पहला ऑप्शन देख लेते हैं, लोअर एंड ऑफ वेंटिलेटिंग कॉलम मतलब कॉलम के एकदम नीचे, अपर एंड ऑफ वेंटिलेटिंग कॉलम मतलब कॉलम के एकदम ऊपर, और अपर एंड ऑफ द मेन होल मतलब मेन होल के एकदम ऊपर। डी कह रहा है फर्स्ट स्टेप इन मेन होल मतलब मेन होल के शुरू होते ही। तो सही ऑप्शन है हमारा बी अपर एंड ऑफ वेंटिलेटिंग कॉलम। आगे चलते हैं छठा, इफ़ द डिस्चार्ज ऑफ ए सीवर रनिंग हाफ इज 628 नहीं 6281 नहीं 628 1 PS है, ठीक है। आई इक्वल टू 0.001 और एन की वैल्यू दी है 0.010। द डायमीटर ऑफ द सीवर इज, देखो ये सवाल है। इसको मैं न्यूमेरिकल के एक पोर्शन ही पूरा अलग कराऊंगी ना, बेस्ट वाटर के न्यूमेरिकल कराऊंगी ना सारे एक साथ फार्मूले भी सारे दे दूंगी, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। इसको सॉल्व करके मुझे दिखाना पड़ेगा ना, तो मैं वीडियो भी इसका एक अलग से सवाल का बनाऊंगी इस क्वेश्चन का। तो सही आंसर है डी 1.69। सातवां है ए ड्रॉप मेन होल इज प्रोवाइडेड इफ, कह रहा है कि ड्रॉप मेन होल कब प्रोवाइड किया जाता है, कब दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए सीवर ड्रॉप्स फ्रॉम ए हाइट, जब सीवर हाइट से, ए सीवर ड्रॉप्स फ्रॉम ए हाइट, जब सीवर हाइट से ले जाया जाता है। बी ए ब्रांच सीवर ज्वाइंस द मेन सीवर एट हायर लेवल, जब जो ब्रांच सीवर होता है वो मेन सीवर को ज्वाइन करता है एक हायर बहुत ही ऊंचे जगह पे। सी कह रहा है ए लैम्प इज इंसर्टेड टू चेक ऑब्स्ट्रक्शन, या एक लैम्प जोड़ी जाती है ऑब्स्ट्रक्शन चेक करने के लिए। डी है नन ऑफ दिस, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी ए ब्रांच सीवर ज्वाइंस द मेन सीवर एट हायर लेवल, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फॉर ए सर्कुलर सीवर ऑफ डायमीटर डी रनिंग पार्शियली फुल विद सेंट्रल एंगल ए, ठीक। तो कह रहा है एक सर्कुलर यानी गोल गोल सीवर है, जो हम लोगों ने एक कल सीवर के टाइप पढ़े थे ना, उसमें एक सर्कुलर सीवर भी लास्ट में आया था। तो कह रहा है कि जो हमारा सर्कुलर सीवर है वो क्या है, उसका डायमीटर डी रनिंग पार्शियली फुल, डायमीटर डी है और वो फुल रनिंग कर रहा है विद सेंट्रल एंगल, और एंगल कितना बना रहा है ए। तो इसमें पूछ रहा है उसका फार्मूला, तो ऑप्शन हमारा देख लेते हैं। ए कह रहा है डी वाई कैपिटल डी इक्वल टू हाफ 1 माइनस कॉज अल्फा बाई 2। ए अपॉन बी कह रहा है ए अपॉन ए इक्वल टू पाई अपॉन 360 माइनस साइन अल्फा बाई 2 पाई। सी कह रहा है आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू 1 माइनस 360 साइन अल्फा अपॉन 2 पाई अल्फा। डी कह रहा है ऑल द अबव, तो हमारा सही ऑप्शन है डी ऑल द अबव। तो ये क्वेश्चन सारे मैंने ठीक ठाक अच्छे लेवल से बनाए हैं, और मैंने एक एक क्वेश्चन के लिए बहुत मेहनत से एक एक मतलब एक कार्ड टाइप का मैं अलग अलग से बनाती हूँ एक एक क्वेश्चन के लिए। तो इसमें बीच बीच में कुछ न्यूमेरिकल इसलिए डाले हैं कि भी ये प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो फिर मुझे पुराने क्वेश्चन उठा के जितना मैं आपको दूंगी प्रैक्टिस भी कराना पड़ेगा। तो फिर जब न्यूमेरिकल का सारा पढ़ा देंगे तो फिर आप न्यूमेरिकल अपने आप ही लगा लोगे आराम से। तो इसलिए बीच बीच में थोड़े न्यूमेरिकल मैंने डाले हैं, और एक एक क्वेश्चन के लिए मैंने बहुत मेहनत से खोजा है। एक पेपर का एक लेवल होगा, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन तो उसमें पूछ नहीं लेंगे, तो उसी लेवल के हिसाब से मैंने टॉपिक से खोज के न्यूमेरिकल बनाए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द यूज़ ऑफ कोरस स्क्रीन्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ सीवेज मे बी डिस्पेंसेस विद बाई, कह रहा है का जो कोरस का हम लोग उपयोग करते हैं स्क्रीन्स में फॉर द डिस्पोजल ऑफ सीवेज के डिस्पोजल के लिए, मे बी डिस्पेंस्ड बाई विद बाई, वो किसके साथ डिस्पेंस्ड किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कम्यूनिटर, बी श्रेडर, सी बोथ ए एंड बी, डी नेदर ए नॉर बी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कम्यूनिटर भी होता है श्रेडर दोनों के साथ में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, कह रहा है जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में क्या होता है।
ये पूछ रहा है। अब स्लज क्या होता है, अब पहले तो इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में स्लज क्या होता है, मैंने 2 लेक्चर पढ़ाए हैं, दोनों में स्लज के बारे में बताया है। और एक अलग से मैंने कार्ड टाइप के भी ऐसे बनाए थे, उन कार्ड्स पे भी मैंने स्लज के बारे में समझाया कि स्लज होता क्या है। तो आपको समझ नहीं है तो आप पिछले वीडियो में देखिए, 2-2 मिनट के कुछ कार्ड्स बनाए हैं मैंने, उसमें मैंने स्लज के बारे में अच्छे से बताया है। ना समझ आया तो देख लो। फिर चलते हैं, फिर टेक्निकल टर्म के लिए भी मैंने अलग से बनाया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में क्या होता है। ए है एरिएशन इज कंटिन्यू टिल स्टेबिलिटी, कह रहा है एरिएशन मतलब स्टेबिलिटी के साथ साथ रहता है। बी है एरिएशन इज डन विद एन एडमिक्सचर ऑफ प्रीवियसली एरिएटेड स्लज, कह रहा है कि एरिएशन किया जाता है विद एडमिक्सचर मिलाकर प्रीवियसली पिछले एरिएटेड स्लज के साथ में। सी कह रहा है स्लज इज एक्टिवेटेड बाय कांस्टेंट स्टीरिंग, कह रहा है स्लज एक्टिवेटेड होता है बाय कांस्टेंट मतलब लगातार स्टीरिंग से। डी कह रहा है वाटर इज रिमूव्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, कह रहा है पानी है वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से रिमूव किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्या होता है इसके बारे में अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं इसके कार्ड बना दूंगी। एक टेक्निकल टर्म है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि मैं पूरे वीडियो लेक्चर में मैं एक भी मतलब सिलेबस का एक भी लाइन नहीं छोड़ूंगी जो आपको ना पता हो, और उसके बाद में सारे क्वेश्चन की फिर से मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। ये सारे क्वेश्चन हम आपको इसलिए दे रहे हैं, कलेक्ट करके रखिए, इसको अच्छे से 2-4 बार रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि अभी टेस्ट लेंगे तब संडे तो आपको इन्हीं जितने क्वेश्चन दिए होंगे और जो भी पूरे हफ्ते पढ़ाया होगा उसका ही सारा टेस्ट होगा। तो आप अच्छे से तैयार भी पूरे हफ्ते करते रहिए, खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, फॉर डिटेक्टिंग द नाइट्रेट्स इन सीवेज द कलर में बी डेवलप्ड बाई एडिंग, कह रहा है कि नाइट्रेट्स को सीवर में पहचानने के लिए कौन सा कलर मिलाया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन ए, मतलब जब सीवेज में नाइट्रेट है कि नहीं है, नाइट्रेट्स है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए कौन सा कलर मिलाया जाता है ये देखना है। हमारा ऑप्शन है ए पोटेशियम परमैंगनेट, बी है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नेफ्थेमाइन, सी है फिनॉल दी सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डी है नन ऑफ दिस। तो हमारा सही आंसर है सी फिनॉल दी सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए हिंदी वाले भी आप इसको देखते रहिए, ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं देखोगे कि तो क्या होगा, इसको देखने से क्या होगा आपकी कई टर्म्स क्लियर होती चलेंगी। और एग्ज़ाम में कभी कभी क्या करते हैं इंग्लिश की टर्म को हिंदी में लिख देते हैं, तो आप समझ ही नहीं पाओगे क्या है, तो इसलिए आप हिंदी वाले भी सारे इसको ज़रूर देखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए स्फेरिकल पार्टिकल ऑफ डायमीटर लेस देन 0.1 मिलीमीटर एज पर स्टोक्स लॉ इज। इसका ऑप्शन देख लीजिए, बी करेक्ट है। वैसे ये मुझे आपको पढ़ाना है, अभी स्टोक्स लॉ भी पढ़ाना पड़ेगा, आप ऐसे इसको समझ नहीं पाओगे, ये मतलब न्यूमेरिकल टाइप का है, तो अभी इसको स्किप करते हैं। आगे चलते हैं, 13 नंबर कह रहा है इन सेप्टिक टैंक क्या होता है, ये पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शन ए है फ्री बोर्ड ऑफ 0.3 एमीटर में भी प्रोवाइडेड, कह रहा है कि सेप्टिक टैंक में एक फ्री बोर्ड दिया जाता है 0.3 मीटर का, में भी प्रोवाइड किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। बी कह रहा है क्या द वेफलेस आर्टरीज आर एक्सटेंडेड अप टू टॉप लेवल ऑफ स्कम, कह रहा है कि वफलेस को या फिर टीज को बढ़ाया जा सकता है टॉप लेवल के स्कम तक। ठीक, सी कह रहा है द क्लियर स्पेस बिटवीन द बफल टॉप एंड कवरिंग स्लैब इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर, कह रहा है जो क्लियर स्पेस है बफल टॉप एंड कवरिंग स्लैब के बीच में वो कितना है 7.5 सेंटीमीटर। डी कह रहा है ऑल द अबव, तो हमारा सही आंसर है डी ऑल द अबव। 14 जा रहे हैं, इंटर डिस्टेंस बिटवीन वेंटिलेशन कॉलम इन ए सीवर लाइन इज केप्ट, कह रहा है जो बीच की 2 वेंटिलेशन कॉलम के बीच की डिस्टेंस या दूरी होती है इन ए सीवर लाइन में कितनी रखी जाती है। ये जो ऐसे क्वेश्चन तो आप जरूर समझ पा रहे हो क्या है, फिर से देख लेते हैं। इंटर डिस्टेंस यानी बीच की जो दूरी है, बिटवीन माने बीच में, वेंटिलेशन कॉलम के जो बीच की दूरी है एक सीवर में कितनी रखी जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए 25 से 50 मीटर,
बी 50 मीटर से 100 मीटर, सी 100 मीटर से 150 मीटर, डी 150 मीटर से 300 मीटर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी 150 मीटर से 300 मीटर। आगे चलते हैं। कह रहा है स्टोन वेयर पाइप्स आर, कह रहा है स्टोन वेयर पाइप्स आर क्या है, मतलब स्टोन वेयर पाइप्स क्या है। ठीक है, ऑप्शन हमारा है ए हाईली रेजिस्टेंट टू सल्फाइड कोरिजन, बी है हाईली इम्परवियस, सी है हाइड्रोलिकली एफिशिएंट बिकॉज ऑफ देयर स्मूथ इंटीरियर सरफेस, डी कह रहा है स्पेशली सूटेड टू प्रेशर पाइप्स। तो हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। हाई रेजिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा रेजिस्ट करने वाले, विरोध करने वाले सल्फाइड कोरिजन है, बी कह रहा है हाईली इम्परवियस है, तो डी सी कह रहा है हाइड्रोलिकली एफिशिएंट बिकॉज ऑफ द स्मूथ इंटीरियर सरफेस, इनकी सरफेस जो अंदर की होती है बहुत स्मूथ होती है, इसलिए क्या है हाइड्रोलिकली एफिशिएंट है। डी क्या है स्पेशली सूटेड टू प्रेशर पाइप्स, और ये स्पेशली प्रेशर पाइप को सूट करते हैं, प्रेशर पाइप के लिए बने हुए हैं। तो हमारा सही आंसर है डी स्पेशली सूटेड टू प्रेशर पाइप्स। आगे चलते हैं। 16 द गैस विच में काज एक्सप्लोजन इन सीवर्स इज, कह रहा है वो गैस जो कारण है किसका, विस्फोट का सीवर में, जो गैस सीवर में विस्फोट का कारण है वो कौन सी है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी अमोनिया, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा सही ऑप्शन है बी मीथेन। आगे चलते हैं। 2 पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है द वाटर सप्लाई पाइप्स कैरी प्योर वाटर फ्री फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल्स। कह रहा है कि पहला ऑप्शन है जो वाटर सप्लाई पाइप्स होते हैं वो ले जाते हैं प्योर वाटर शुद्ध पानी को, जिसमें जो फ्री होता है सॉलिड पार्टिकल, इसमें कोई सॉलिड पार्टिकल यानी गंदगी कोई नहीं होती है। दूसरा कह रहा है बी द वाटर सप्लाई पाइप्स गेट क्लॉग्ड, जो वाटर सप्लाई पाइप हैं वो क्लॉग्ड हो जाएंगे, यानी चोक करने लगेंगे या फिर बंद होने लगेंगे इफ़ फ्लो वेलोसिटी इज़ लेस देन सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, अगर फ्लो पानी का जो बहाव है ना, तेज़ी पानी की जो बहाव की तेज़ी अगर कम है, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी उनके खुद की साफ करने की क्षमता से कम है अगर, तो सी कह रहा है द सीवर में बी कैरिड अप एंड डाउन द हिल्स एंड वैलीज। कह रहा है कि जो सीवर होते हैं कैरिड अप ऊंचे और नीचे होते हैं हिल्स एंड वैली में, मतलब सीवर भी पाइप भी वैली की तरह ऊंचे और नीचे बिछाए जाते हैं। डी कह रहा है द सीवर पाइप्स आर जनरली लेड अलॉन्ग लेवल हिल्स। कह रहा है कि जो सीवर पाइप होते हैं वो जनरली क्या किए जाते हैं, हिल के लेवल में ही बिछाए जाते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है ए द वाटर सप्लाई पाइप्स कैरी प्योर वाटर फ्री फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल। तो जो वाटर सप्लाई पाइप होते हैं वो क्या करते हैं, ले जाते हैं शुद्ध पानी को जिसमें सॉलिड पार्टिकल फ्री होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर से करेक्ट ऑप्शन को उठाना है। ऑप्शन ए है द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर अंडर कंट्रोल एनारोबिक कंडीशन इज कॉल्ड सलज डाइजेशन। कह रहा है कि जो प्रोसेस होती है डिकम्पोज करने की ऑर्गेनिक मैटर के अंडर एक कंट्रोल, मतलब बिना ऑक्सीजन की जो परिस्थिति होती है, ठीक है, उस परिस्थिति में क्या करता है कि जो मतलब ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए जो इस सलज कॉल्ड डाइजेशन, इसको इस पूरी प्रोसेस को सलज डाइजेशन कहते हैं। अब इसको थोड़ा हिंदी में अच्छे से समझ लीजिए। कह रहा है कि जो अवायवी कंडीशन होती है इसमें मतलब देखो 2 तरीके का होता है सीवेज ट्रीटमेंट, एक तो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति में। तो ये कह रहा है जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो डिकम्पोजिंग होता है कूड़े का, तो जो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सलज डाइजेशन कहते हैं उस प्रोसेस को, ये पूछ रहा है। ठीक है, बी कह रहा है सलज डाइजेशन इज कैरिड आउट इन सलज टैंक। का सलज डाइजेशन जो होता है वो कहाँ करा जाता है, सलज टैंक में किया जाता है। सी कह रहा है द गैसेस प्रोड्यूस्ड इन सलज डाइजेशन प्रोसेस कंटेन 75% कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कि जो गैसेस का प्रोड्यूस होती हैं सलज डाइजेशन में कितनी होती है, 75% कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें। डी कह रहा है द गैसेस प्रोड्यूस्ड इन सलज डाइजेशन प्रोसेस कंटेन 75% ऑफ मेथन। कह रहा है कि जो उसमें गैसेस होती है उसमें 75% कितना होता है, मेथन होता है।
तो हमारा सही आंसर है करेक्ट ऑप्शन सी, द गैसेस प्रोड्यूस्ड इन सेल्स डाइजेशन प्रोसेस कंटेन 75% कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, द सीवर पाइप्स कह रहा है क्या क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है ए, कैरी सीवेज एज ग्रेविटी कंड्यूट, कह रहा है सीवर पाइप है वो सीवेज को ले जाते हैं ग्रेविटी कंड्यूट्स में। बी कह रहा है आर डिजाइंड फॉर जनरेटिंग सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी एट डिफरेंट डिस्चार्ज, कह रहा है कि ये सीवर जो पाइप बनाए जाते हैं क्या है, ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जनरेटिंग जिसमें सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी हो, ठीक है, डिफरेंट डिस्चार्ज के लिए अलग, जैसे मतलब जैसे जैसे फ्लो हो तो उनके फिर जहाँ कम फ्लो हो जहाँ ज़्यादा फ्लो हो सीवर में सेल्फ क्लीजिंग अपने आप साफ करने का गुण होना चाहिए। सी कह रहा है शुड रेजिस्ट द बियर एंड टीयर कास्ट ड्यू टू एब्रेशन, कह रहा है कि जो उसके टूट फूट होती है ना जो सीवर में वो क्या होना चाहिए, रजिस्ट मतलब उससे बचाव होना चाहिए एब्रेशन के दौरान जो टूट फूट होती है। डी कह रहा है ऑल द एबव, तो हमारा सही आंसर है डी ऑल द एबव, ये सब कुछ सीवर पाइप में होता है। आगे बढ़ते हैं। द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स लार्जर देन 0.06 मिलीमीटर इन ए सेटलिंग टैंक ऑफ डेप्थ 2.4 इज 0.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द डिटेंशन पीरियड रिकमेंडेड फॉर द टैंक इज, तो डिटेंशन पीरियड पूछा है और ये हमारा है न्यूमेरिकल, ठीक। वैसे तो इसका आंसर है डी 2 आवर्स, पर हमें इसको करके दिखाना पड़ेगा। सारे फार्मूले भाई बेस्ट बेटर के मेरे पास कलेक्ट है, मुझे धीरे धीरे करने दीजिए, मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस धीरे धीरे कर रही हूँ, सारा न्यूमेरिकल भी कराऊंगी, बस आप रटते रहिए, छोड़िएगा कुछ भी नहीं, जो जो मैं दे रही हूँ ना सारा कुछ रटते रहिए, फिर आपको इधर उधर भटकने के सिलेबस के एक भी पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा कुछ डेली डेली मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बना रही हूँ, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आंसर मैं बना रही हूँ, एक एक चीज़ को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर रही हूँ, जिससे कि कोशिश करूँ कि जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाए और कुछ बस क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस बचे। छठा है द चेजिस कांस्टेंट सी इन द फार्मूला बी इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस डिपेंड्स अपॉन, तो कह रहा है चेजिस कांस्टेंट जो सी होता है इस फार्मूले में क्या किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है हमारा ए साइज ऑफ द सीवर, बी शेप ऑफ द सीवर, मतलब पहला ऑप्शन क्या है सीवर के साइज पे, दूसरा सीवर के शेप पे आकार पे, सी है रफनेस ऑफ सीवर सरफेस, सीवर सरफेस की कितनी रफनेस है, ऑल द अबव, डी क्या है ऑल द अबव, तो ऑप्शन डी है ऑल द अबव। वैसे इसको पढ़ाना है जिस फार्मूला में तो भी पढ़ाना है और बहुत कुछ पढ़ाना है, तो शुरुआत किए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 7th है द डिस्चार्ज पर यूनिट प्लेन एरिया ऑफ ए सेडिमेंटेशन टैंक जनरली कॉल्ड, कह रहा है कि जो डिस्चार्ज होता है पर यूनिट, एक यूनिट में कितना डिस्चार्ज होगा प्लेन एरिया में एक सेडिमेंटेशन टैंक में, उसको क्या कहते हैं। ए है ओवरफ्लो रेट कहते हैं, बी है सरफेस लोडिंग कहते हैं, सी ओवरफ्लो वेलोसिटी कहते हैं, डी ऑल द सब कुछ कहते हैं, तो डी है ऑल द सब कुछ कहते हैं। 8वां है पिकअप द, वही करेक्ट स्टेटमेंट पिकअप करना है। वर्कर्स टू इंटर सीवर, जब वर्कर सीवर में इंटर करते हैं मतलब घुसते हैं सफाई करने के लिए सीवर की, तो कह रहा है क्या होता है ये पूछ रहा है। ए है द पर्टिकुलर मेन होल एंड वन मेन होल ऑन अप स्ट्रीम एंड वन मेन होल ऑन डाउन स्ट्रीम शुड रिमेन ओपन फॉर 30 मिनट, कह रहा है कि जो पर्टिकुलर जिस मेन होल की सफाई करनी होती है उसमें क्या होता है मेन होल एंड वन में अप स्ट्रीम मतलब पूरा मेन होल और ऊपर का मेन होल और एक नीचे का मेन होल। नंबर 8 देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन को पिकअप करना है, उठाना है हमें। कह रहा है जब वर्कर सीवर में एंटर करते हैं उसकी सफाई करने के लिए तो क्या किया जाता है। ऑप्शन दिया है ए द पर्टिकुलर मेन होल, जिस मेन होल की सफाई होनी थी उसको, एंड वन मेन होल ऑन अप स्ट्रीम, ऊपर का एक मेन होल और एक नीचे का डाउन स्ट्रीम का मेन होल कब तक खुले, 30 मिनट के लिए खुले रखे जाते हैं, ये कह रहा है, ठीक समझ रहे हो ना। कह रहा है कि जिस मेन होल की सफाई होनी होती है उसको और इसके ऊपर का एक मेन होल और उसके नीचे का एक मेन होल 30 मिनट तक खुले रखे जाते हैं, ठीक। बी कह रहा है प्रॉपर टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस गैसेस मस्ट बी कैरिड आउट, कह रहा है कि उसमें जहरीली गैसें सीवर में बनती हैं ना, उनको प्रॉपर टेस्ट किया जाता है कहीं कोई जहरीली गैस की प्रेजेंस तो नहीं है। सी कह रहा है द मैन इंटरिंग द मेन होल शुड बी एडवाइज टू स्मोक इन द सीवर, अरे
कह रहा है कि जो मेन आदमी इसमें सीवर में सफाई करने के लिए इंटर करता है ना, उसको एडवाइस किया जाता है कि स्मोक इन द सीवर, सीवर में स्मोक करते रहो। डी क्या है, वार्निंग सिग्नल शुड बी इरेक्टेड, और डी कह रहा है कि वार्निंग सिग्नल को हटा दिया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, द मैन एंटरिंग द मेन होल शुड बी एडवाइज टू स्मोक इन द सीवर। उसको एडवाइस करता है कि सीवर में स्मोक करता रहे। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर करा, फॉर द ओपन ड्रेन n इक्वल टू 0.025 सोन इन द बिलो फिगर द डिस्चार्ज इज। ये भाई एक बना हुआ है ओपन ड्रेन, ठीक है, n की वैल्यू दी हुई है, आपको सवाल ये सॉल्व करना है। तो ऐसे सवाल भी आएंगे, मत सोचना कि भैया बस ऐसे ही हलवा में आ जाएगा। इसलिए भैया देखो, पता नहीं पेपर हो सकता सरल और सिंपल भी आए, भाई ये भी नहीं कह सकते बहुत कठिन आएगा, लेकिन हमें तैयारी तो अपनी एक बढ़िया लेवल पे करनी है। तो हम लोग पसीना पहले बहा लेते हैं, फिर देखते हैं एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। दो दिए गए, एक असर्शन दिया गया, एक एक रीज़न दिया गया, ठीक है, यानी कथन और कारण है। तो कह रहा है कथन क्या है, द डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ सीवरेज इज इम्पोर्टेंट। कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच वैल्यू का निर्धारण करना या उसको जानना सीवरेज के लिए इम्पोर्टेंट है। रीज़न, कारण क्यों इम्पोर्टेंट, कारण दिया इसने, द एफिशिएंसी ऑफ सर्टेन ट्रीटमेंट मेथड्स डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ पीएच वैल्यू। कह रहा है कि कुछ ट्रीटमेंट मेथड जो हैं डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, पीएच वैल्यू के ऊपर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कथन कारण में क्या होता है कि कथन कारण तो वैसे अपने रीजनिंग में कहीं ना पे पढ़ रखे होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। कथन कारण का मतलब एक कथन दिया रहता है, ठीक है, एक मतलब कोई तुमको फैक्ट दिया रहेगा, तुम्हें उस फैक्ट पे बेस ही सारा आंसर देना है, रीजन बताना है। कि जो रीज़न दिया हुआ है तो अपने पास दिमाग लगाने की बजाय ये देखना है कि जो रीज़न दिया गया है उस रीज़न में क्या है, कथन को वो ट्रू साबित करता है कि नहीं साबित करता है, ठीक, ये है। बी कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी कह रहा है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। डी कह रहा है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब दोनों कथन और कारण सही हैं और जो रीज़न है वो कथन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। आगे चलते हैं। द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ओवरफ्लो रेट्स फॉर सेडिमेंटेशन टैंक यूजिंग कागुलेंट रेंज बिटवीन। कह रहा है कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ ए ओवरफ्लो, जो सीवेज का ओवरफ्लो का जो रेट है सेडिमेंटेशन टैंक में यूजिंग कागुलेंट को यूज़ करते हुए कितनी रेंज होती है उसकी। तो ऑप्शन दिया है ए 25,000 से 35,000 लीटर स्क्वायर मीटर डे। फिर कह रहा है बी 40,000 से 50,000 लीटर स्क्वायर मीटर या डे। सी कह रहा है 50,000 से 60,000 लीटर स्क्वायर मीटर डे। डी कह रहा है 80,000 से 1,00,000 लीटर स्क्वायर मीटर ए डे। ऑप्शन है सी 50,000 से 60,000 लीटर स्क्वायर मीटर ए डे। आगे चलते हैं। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ओवरफ्लो, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 13 है, सवाल है हमारा भाई वही वाला। तो इसको करने के लिए न्यूमेरिकल है, इसको करने के लिए हम लोगों को थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जो हम लोग बाद में करेंगे। अभी तो थ्योरी वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। सीवर पाइप्स आर डिजाइन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज विद 25% टू 33% वैकेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर। कह रहा है सीवर जो पाइप होते हैं डिजाइन किए जाते हैं मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए 25% से 33%, वेकेंट उसके बीच में जगह खाली छोड़ी जाती है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितनी जगह खाली छोड़ी जाती है, वेकेंट छोड़ी जाती है 25 से 33%। ऑप्शन दिया है ए, अनएक्सपेक्टेड लार्ज स्केल इनफिल्ट्रेशन ऑफ स्ट्रीम वाटर। ऐसा क्यों किया जाता है, यानी इतनी जगह 25 से 33% एक्स्ट्रा क्यों ली जाती है, क्योंकि कह रहा है अनएक्सपेक्टेड लार्ज स्केल इनफिल्ट्रेशन ऑफ स्ट्रीम वाटर। कह रहा है कि जो पता ना हो, अनएक्सपेक्टेड हो, मतलब कितना भी हो सकता है, बड़ी मात्रा में इन्फिल्ट्रेशन स्ट्रीम वाटर का है। बी कह रहा है अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन पता नहीं कब के इतनी बढ़ जाए। सी कह रहा है अंडर एस्टिमेट्स ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज फ्लो। कह रहा है कि मैक्सिमम
मतलब सबसे ज़्यादा और लगभग बराबर फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए। डी कह रहा है ऑल द अबव, तो हमारा सही आंसर है डी ऑल द अबव, सब सही है। आगे चलते हैं। द रेशनल फार्मूला फॉर पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज वॉज इवॉल्व बाई, क्या जो रेशनल फार्मूला है पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज का, मतलब हाईएस्ट डिस्चार्ज का, तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? ए है फ्रलिंग, बी है लिलॉल डेविड, सी है कुचलिंग, डी है ऑल द अबव। तो हमारा सही ऑप्शन है डी ऑल द अबव। सारे फार्मूले हैं, फार्मूले भी सारे पढ़ाने हैं, अभी पढ़ाएंगे इनको। आगे चलते हैं। द सीवर दैट अनलोड्स द सीवेज एट द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, कह रहा है जो सीवर अनलोड करता है, छोड़ता है सीवेज को एट द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट, उसको क्या कहते हैं? मतलब जहाँ पे सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है और वहाँ पे किसी सीवर से आता होगा सीवेज, उस सीवर को नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हमारा देख लेते हैं। ए मेन सीवर, बी आउटफॉल सीवर, सी ब्रांच सीवर, डी हाउस सीवर। तो हमारा सही ऑप्शन है बी आउटफॉल सीवर। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ ए सीवेज, सीवेज के जब प्रिलिमिनरी मतलब शुरुआत में जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें क्या होता है? ए ऑयल एंड ग्रीस आर रिमूव्ड फ्रॉम स्कीमिंग टैंक, क्या स्कीमिंग टैंक जो होते हैं उसमें ऑयल और ग्रीस को रिमूव हटाया जाता है। बी है फ्लोटिंग मटेरियल्स आर रिमूव्ड बाय स्क्रीनिंग, फ्लोटिंग मटेरियल को रिमूव किया, तैरते हुए पानी में ठोस होते हैं उनको हटाया जाता है। सी कह रहा है ग्रिट एंड सैंड आर रिमूव्ड बाय ग्रिट चैम्बर, ग्रिट और सैंड को रिमूव किया जाता है ग्रिट चैम्बर में। डी कह रहा है ऑल द अबव, तो हमारा सही आंसर है डी ऑल द अबव। आगे चलते हैं। फॉर ए ग्रिट चैम्बर इफ द रिकमेंडेड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 0.2 मीटर बटे सेकेंड एंड डिटेंशन पीरियड इज 2 मीटर मिनट्स, द लेंथ ऑफ द टैंक इज, कितनी पूछ रहा है? ऑप्शन है ए 16 मीटर, बी 20 मीटर, सी 24 मीटर, डी 30 मीटर। ऑप्शन सी 24 मीटर। भैया ये सवाल है, इसको भी करके देखना है हम लोगों को, सीखना है अभी। तो अभी तो ऐसे ही काम चला लीजिए, जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करेंगे ना ये सारे क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ड्राई वेदर फ्लो इज़, कह रहा है कि जो सूखे मौसम में फ़्लो कैसा होता है, ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा है। तो ऑप्शन देख लेते। ए एवरेज डेली रेट ऑफ फ्लो, यानी कि एवरेज ही रहता है डेली रेट ऑफ फ्लो के। बी है एवरेज मंथली रेट ऑफ फ्लो, मंथली रेट के एवरेज रहता है। सी है एवरेज एनुअल रेट ऑफ फ्लो, एनुअल सालाना जो बहाव होता है उसमें एवरेज रहता है। डी वाटर सप्लाई अलाउंस पर कैपिटा, कह रहा है वाटर सप्लाई जो होती है पर कैपिटा अलाउंस होती है, तो ऑप्शन है डी वाटर सप्लाई अलाउंस पर कैपिटा रहती है। आगे चलते हैं। फिर भैया अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब इसमें से उठाना है जो हमारा सही ऑप्शन नहीं है, इनकरेक्ट ऑप्शन उठाना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए द मिक्सर ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड सीवेज, कह रहा है जो मिक्सर होता है वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट का उसको सीवेज कहते हैं। बी कह रहा है द ट्रीटेड सीवेज इफ्लुएंट्स आर जनरली यूज्ड फॉर इरीगेटिंग द क्रॉप्स, कह रहा है जो ट्रीटेड सीवेज होता है मतलब जो पानी होता है जो बचा है बाद में वेस्ट वाटर, उसको ट्रीट करने के बाद में जनरली किस लिए, सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है खेतों में। सी क्या है द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द सीवेज इज कॉल्ड सीवरेज, कह रहा है वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है कलेक्ट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है, सीवेज उसको क्या कहते हैं, सीवरेज कहते हैं। डी कह रहा है द ओल्ड कन्वर्जेंस सिस्टम वॉज डेफिनेटली बेटर देन वाटर कैरेट सीवर सिस्टम। ये भी कल पढ़ा था हम लोगों ने कि जो पुराने समय का सिस्टम था सीवेज के लिए वो बढ़िया था आज के वाटर कैरेट सिस्टम से। तो कह रहा है बताओ इसमें कौन सा सही है। तो इसमें तो ऑप्शन डी दे रहा है द ओल्ड कन्वर्जेंस सिस्टम वॉज डेफिनेटली बेटर देन वाटर कैरेट सीवरेज सिस्टम। ये तो इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, देखते हैं एक बार इसको। इसमें लग रहा है शायद कोई ऑप्शन मैंने इसको शायद लग रहा है गलत तो नहीं दे दिया है, चलो देखते हैं इसको एक बार। आगे बढ़ते हैं। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट उठाना है इससे। ऑप्शन दिए हैं। ए द मैक्सिमम रेट ऑफ स्टॉर्म रन ऑफ इज कॉल्ड पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज, कह रहा जो अधिकतम स्टॉर्म रन ऑफ होता है वो क्या है,
पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज बोला जाता है। बी कह रहा है रेशनल मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग पीक रन ऑफ में बी यूज प्राइसली फॉर एरियाज लेस देन 50 हेक्टेयर। कह रहा है जो रेशनल मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग पीक रन ऑफ का है वो मे बी यूज्ड प्रेसली फॉर एरिया लेस देन 50 हेक्टेयर, 50 हेक्टेयर से कम एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। सी कह रहा है द पीरियड आफ्टर विच द इंटायर एरिया स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द रन ऑफ इज कॉल्ड द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। कह रहा है जो पीरियड जिसमें क्या होता है इंटायर एरिया स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द रन ऑफ, जो पूरा एरिया रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करने लगता है उसको उस टाइम को कंसंट्रेशन कहते हैं। अब रन ऑफ क्या होता है इसके लिए भी टेक्निकल टर्म में अभी पढ़ाएंगे अभी और भी ज़्यादा। तो ऑप्शन डी ऑल द अबव